अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद स्पेशल में फ़ात शहबाज ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। ईद की खुशियों में ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने दुनियाई क्रिकेट में तहलका मचाए रखा और बड़े से बड़े बैट्समैन को वो डिसीव कर देते थे। बैट्समैन रीड ही नहीं कर पाता था कि ये जो बॉल इन्होंने फेंकी है ये किस तरफ टर्न होगी, किस तरफ मूव करेगी, ये बाहर जाएगी कि अंदर जाएगी। मुश्ताक अहमद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। 92 जब हम क्रिकेट चैम्पियन बने तो उस टीम का भी हिस्सा थे और बड़ी खूबसूरत परफॉर्मेंस थी इनकी। इनसे पूछते हैं कि इनके करियर में यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या नशेब व फराज इन्होंने देखे, इनके बेस्ट प्लेयर्स कौन हैं और इनके अहद में जितने बड़े स्पिन बॉलर्स थे उनको लेकर ये क्या सोचते हैं। इनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। डॉक्टर साहब, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा करियर और इतनी शानदार फतूहात और उसमें सबसे बढ़कर 92 के वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होना और फिर गुगली का वजूद बड़ा पुराना होगा लेकिन आप उन लोगों में से हैं कादिर भाई, और आप जो उसकी वजह से मशहूर हुए, वजह शोहरत आप लोगों की थी। क्या आप अभी भी समझते हैं कि ज़िंदगी 20-25 साल पीछे चले जाए, फ़र्ज़ करें, या कोई ऑप्शन ऐसी हो कंप्यूटर पे तो आपको क्लिक करने का मौका मिले, तो क्या उसमें आप तब्दीली लाना चाहेंगे या यही ट्रैक लेंगे जो चला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि जिस अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, जिस शोबे में मैं आया, जो एक मेरा शौक़ था, वो मेरा पैशन था, वो मेरा फ्यूचर बन गया। मैं उस पर बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। जैसे आपने कहा 25 साल अगर मैं वापस जाऊँ तो अल्लाह का शुक्र है, यही इस चीज़ पे ही फोकस करूँगा, क्योंकि ये जो आर्ट है ना, लेग स्पिन आर्ट, ये जो गुगली, लेग स्पिन, फ्लिपर, टॉप स्पिन, ये जब आप पीक पे कर रहे होते हो ना, जब आप अपनी पूरी पीक पे होते हो तो आप किसी भी दुनिया के बैट्समैन को किसी भी कंडीशन के अंदर जब आप ये अपनी वेरिएशन के साथ उनको डिसीव करते हो ना, इसका मज़ा कोई और नहीं है। बहुत बड़ा नशा है, बहुत बड़ा ये एक नशा है जिसको आप कहते हैं। आपका तो मलका हासिल था कि बैट्समैन जज नहीं कर पा रहा कि गुगली कौन सी आनी है, स्टाइल इतना नेचुरल है। वो यही सबसे ठीक है ना, ये 100 क्वालिटी ये थी जो मेरा आर्ट अल्लाह ने मुझे दिया था। उस आर्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि मेरा एक्शन चेंज नहीं होता था, मेरी ग्रिप चेंज नहीं होती थी, मेरा हाथ चेंज नहीं होता था। उसके ऊपर सिर्फ मैंने उंगलियों के साथ और रिस्ट के साथ थोड़ा सा ट्विकल करना होता था और उसके ऊपर बॉल की जो वेरिएशन थी वो चेंज होती थी। बहुत कम बैट्समैनों को पता चलता था कि ये क्या हो रहा है। जस्ट इमेजिन, अगर आप मेरे सामने खेल रहे हैं और आप दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं और अगर मेरा रिदम अच्छा हुआ और मेरी गेंद ऐसी जगह पे गिर रही जो आपको मुश्किल डाल सकती है, आप यू आर नॉट श्योर कि किस तरफ जाएगी। इसका नशा कोई और हो सकता नहीं, मतलब मैं फ्रंट फुट पे आ गया हूँ लेकिन अब मुझे पता ही नहीं है कि ये अंदर आनी है कि बाहर जानी है। यही सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी, मतलब ये लेग ब्रेक हो रही है कि आप ऑफ ब्रेक करने जा रहे हैं, बिल्कुल पता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और यही जो अक्सर लोग मुझसे अभी भी सवाल करते हैं, 92 को कितना अरसा हो गया, अभी भी सवाल करते हैं, जो आपने ग्राहम हिक को गुगली की थी, जो वर्ल्ड कप में आप गुगलियां कर रहे थे, वो किसी की समझ में नहीं आ रही थी। वो आपको याद होगा, वो कट मारने जा रहा था जी, अब ऑफ स्टंप से बाहर गेंद गिरी हुई, एक लेग स्पिनर का गेंद बाहर निकलना है, वो अंदर आ गया, कट मारने जा रहा है, वो गेंद अंदर आ गया और वो एक जो 1 लाख बंदा बैठा हो स्टेडियम में और एक दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन और वो आपकी बॉल को कट मारने जा रहा है, डिसीव हो गया, एक्सपोज हो गया। अब इसका नशा जो है ना, और ये जो आर्ट है, ये बंदा खुद मैं बड़ा एंजॉय करता था इसमें। He's got him. Beautiful bowling. He wasn't picking him, Graham Hick, and he was plumb. Superb effort by the young leg spinner. Sharp spinning wrong. ये शेन वॉन जो हैं वो कादिर भाई कहते हैं कि उनसे पूछा गया गुगली का, शेन वॉन पर गुगली जो है अब्दुल कादिर साहब से, अल्लाह उन्हें करीक रहमत करे, उनके ज़रिए गई पॉलिश करने में, उस आर्ट को बेहतर सीखने में गाइड इन्होंने किया। शेन वॉन का गुगली कभी भी इतना अच्छा नहीं हुआ। शेन वॉन का लेग ब्रेक और उसका जो फ्लिपर था वो बहुत पॉपुलर था, मगर उसने सीखने के लिए 94 में जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आई थी तो वो कादिर भाई से उन्होंने ज़रूर कंसर्न किया था। मुझसे भी किया था। 92 का मैं काउंटी खेल रहा था समरसेट में, तो उधर भी मेरे पास इयन हिली लेके आया था। मुझे याद है वो पहली सीरीज़ थी शेन वॉन की अपने ऑस्ट्रेलिया से खेलते हुए इन इंग्लैंड में एशेज़ में। तो आई थिंक कादिर भाई को ज़रूर उन्होंने कंसर्न किया था, मगर गुगली उसका वो स्पेशलिटी नहीं बनी, वो नहीं बनी।
स्पेशलिटी वही बनी कि जो वो लेग ब्रेक ही करते वो थे। लेग ब्रेक बहुत और बाहर से अंदर बॉल लेके आते। बिल्कुल, वो उनका गेंद ड्रिफ्ट और लेग स्पिन तगड़ा मतलब होता बहुत सारी जगहों पे मैंने उनकी बॉलिंग देखी तो वो बैट्समैन ने लेफ्ट कर दिया कि शायद ये वाइड बॉल जा रही है, लेकिन वो अंदर आई। नहीं, वो राइट हैंडर्स को वो बाहर निकालते थे, लेफ्ट हैंडर्स को अंदर आते थे। जारी बात। तो वो उसका लेग ब्रेक बहुत मुश्किल था, जो उसमें कहते हैं कि ड्रिफ्ट के साथ स्पिन होता था और उसकी गेंद में बहुत जान होती थी और उसकी कंसिस्टेंसी बहुत तगड़ी थी। मतलब वो गंदे गेंद नहीं करता था एज ए लेग स्पिनर। तो अच्छा, दूसरा मुझे ये मुश्ताक भाई आपसे पूछना है कि शेन वॉर्न, अनिल कुंबले हो गए, ऊपर से आप लोगों का अहद हो गया, तो इन सारे लोगों में ये सारे बड़े डेंजरस बॉलर थे, सारे डेंजरस थे। आपके फेवरेट कौन थे ज़ाती तौर पे जिनको देख के आपको बड़ा लुत्फ आता था बॉलिंग देखने का? देखिए, बचपन तो मैं कादर भाई को बहुत पसंद करता था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उनको मैं देखा करता था, उनका स्टाइल मुझे बहुत पसंद था क्योंकि वो एक यूनिक स्टाइल से बॉलिंग किया करते थे। मतलब डांसिंग एक्शन था उनका, एंगल से आते थे। तो बचपन में तो मैं उनको फॉलो करता था। जैसे मैं लेग स्पिन के बारे में मुझे बहुत पता चला तो फिर मैं शेन वॉर्न को बहुत क्रेडिट देता हूँ कि शेन वॉर्न को एज ए लेग स्पिनर उसने दुनिया में हर जगह, हर मुल्क में जाके उसने परफॉर्मेंस की और अपनी परफॉर्मेंस का सिक्का बनवाया। ये ऐसे प्लेयरों को फिर उसको क्रेडिट ज़रूर देता हूँ मैं, शेन वॉर्न का। अल्लाह का शुक्र है, एक स्टेज पे 2-3 साल का पीरियड मुझ पे भी ऐसा आया कि वसीम और वकार के होते हुए बहुत मुश्किल होता था कि हम बहुत परफॉर्मेंस कर सकें। हाँ। मौका नहीं मिलता था, मगर उसके बावजूद जो मुझे अल्लाह का शुक्र है, सम टाइम आई फील सो गुड अबाउट कि मैं उनके होते हुए भी मैंने 2-3 साल इंटरनेशनल लेवल पे ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, जहाँ पे लेग स्पिनर को इतना अच्छा विकटें नहीं होती उनके लिए, उनकी कंडीशन उनको सूट नहीं करती, उन सब के बावजूद वहाँ पे जाके परफॉर्मेंस करना, वहाँ टेस्ट मैचेस जीतना, वनडे जीतना, साउथ अफ्रीका में जाके जीतना, इंग्लैंड में जीतना, न्यूजीलैंड में जीतना। तो ये सारी चीज़ें जब आप इफ़ आई टेक माई मेमोरी बैक, तो आप एक दफ़ा अपने आप को ज़रूर सेटिस्फाई करते हो कि नहीं यू डन। और ये वो पिचे हैं जहाँ फास्ट को मार पड़ रही होती है, ये कंडीशन बहुत और वहाँ जगह बनाना स्पिनर का बहुत 7 मुश्किल, बेस्ट तक आप गए, बहुत मुश्किल होता है। 7 बेस्ट तक गए, 6 तो 3 दफा मेरा ख्याल 6 का आपका रिकॉर्ड है, 6 विकेट का, और एक दफा 7 बेस्ट का है। 7 for 56 इन न्यूजीलैंड क्राइस्टचर्च, वो मुझे याद है। वो भी घास वाली विकेट थी, इतना घास था, तो सोच रहे थे कि स्पिनर को ना खिलाएं, 4 फास्ट बॉलर खिला लें। वहाँ पे भी अल्लाह ने मुझे 10 ऐसा क्या होता है कि अब देखें ना, जिस दिन आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 आउट किए और 56 मेरा ख्याल आपका स्कोर जो आपने दिया, तो उसमें अब वो पिच कंडीशन भी आपके फेवरेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कैसे मूव होना शुरू हो जाता है बॉल? आपकी जो नेचुरल वेरिएशन होती है ना, जो यही तो लेग स्पिनर का आर्ट है। यही तो मैं आपको बताता हूँ, सम टाइम कंडीशन लेग स्पिनर के सामने एग्जिस्ट नहीं करती अगर उसका रिदम अच्छा हो। आपको जो नेचुरल वेरिएशन होती है, जो पिच से आपका इतना भी स्पिन हो, इधर से इधर होना होता है बॉल ने अच्छी पेस से। आप लेग ब्रेक खेल रहे हो, स्पिन नहीं है पिच में, ग्रीन टॉप विकेट है, आपका बॉल हल्का सा टिल्ट हुआ इस तरफ, आपका बैट बॉल से सिर्फ इस तरफ गया लेग ब्रेक खेलने, तो बॉल अंदर आया तो आपको एलबीडब्ल्यू बॉल मिल जाता है। अगर आप लेग ब्रेक खेलने, गुगली खेलने जाते हो, इतना सा लेग स्पिन होता है और वो आपका ऑफ स्टंप उठ जाता है, स्लिप में आउट हो जाता है, आपका बैट पैड हो जाता है, आपका फ्लिपर जो आपका एकदम आप पीछे जाके उसको खेलते हो कि ये मैं खेल लूँगा, मगर वो पेस इतनी ज़्यादा होती है कि आप रिसीव कर देते हो। तो ये वेरिएशन जो होती है ना, ये आपको विकेटें दिलवाती हैं। अच्छा, ये आप खुद से तय करते थे कि एक ओवर में, या कंडीशंस को देख के तय होता था कि एक ओवर में गुगलियां कितनी आनी है? ये उस वक्त कंडीशन देख के तय करते थे, या रात ही फिक्स होता था कि भाई नहीं, गुगलियां करानियां ने? नहीं, ये यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। ਤੁਹਾਨੂੰ पहले सोच के जाके तुसी प्लान जरूर बनाते हो, बट यू नो द एंड ऑफ द डे इसमें प्लान को आपने परे करके फिर आपको जो उस वक्त चल रहा होता है, कई बैट्समैन आपको रीड कर रहे होते हैं, आपने उनको सिंगल दे के दूसरे को लेके आना होता है सामने, कईयों से आपने फील्डर से खेलना होता है, बॉल से नहीं खेलना होता। तो आप, ये बड़ी टैक्टिकल गेम है। लेग स्पिन इज लाइक वेरी लाइक अ टैक्टिकल मूव। फिर अच्छे आपको खड़े करने वाले फील्डर अच्छे चाहिए। आपको मैंने बताया ना कि अगर एक प्लेयर है बहुत अच्छा खेल रहा है, जैसे ब्रायन लारा था, बड़ा मुश्किल प्लेयर था, वो बड़ा डिफिकल्ट प्लेयर था, उसके सामने बॉलिंग करते हुए मुश्किल आती थी। अब उसको क्या करना, उसको आउट करने का तरीका क्या है? आप उसको सिंगल दे दें, मतलब एक फील्डर पीछे डाल दें, वहाँ पे कट खा लें, कट पे एक सिंगल मिलेगी, नया बैट्समैन आएगा, उसको आप पूरा ओवर डिसीव कर सकते हो, उसकी विकेट ले लेते हो। जैसे इस तरह ब्रायन लारा पे भी प्रेशर बढ़ता जाएगा, यही आप प्रेशर डेवलप कर रहे हो ना। अब उसने क्या करना है, उसने आपके ऊपर अटैक करना है, अब अटैक के ऊपर आपको विकेट मिल जाती है। अच्छा मुश्ताक भाई, इसमें इमरान खान साहब की कप्तानी में आप खेले, वसीम भाई की कप्तानी में, मोइन साहब की कप्तानी में, राशिद लतीफ़ साहब की कप्तानी में, इंजी भाई की,
वसीम अकरम साहब की इवन कप्तानी में। तो बेस्ट परफॉर्म आपसे कौन करवाते रहे ज़्यादा, या कहाँ आप बड़ा सेटिस्फाई होके बड़ा अच्छा काम करते रहे और पीसफुली आपको अपने से सब कुछ करने का मौका मिलता रहा? अब मैं ये कहूँगा इमरान खान साहब, इमरान भाई ने जो 3 साल मैं उनके साथ खेला हूँ 89 से 92 तक, वो जो पीरियड था उसमें मुझे उन्होंने जितना मुझे ग्रो किया, जितना मुझे कॉन्फिडेंस दिया एज ए लेग स्पिनर, मेरा रोल उन्होंने क्लियर किया था कि मेरी वैल्यू क्या है टीम में, मैंने क्या लेके आना है। जब मैं मुश्ताक भाई, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें अभी हम 92 से थोड़ा पहले बैठे हैं, लेट्स सपोज, तो इमरान भाई पैड करके आपको खेल रहे हैं, तो इस दौरान भी आपसे गपशप होती रहती थी कि इसको इस तरह कर लें, ये ज़्यादा शार्प हो जाएगी, इसको मज़ीद ऐसे करें, या वो टेक्निकली इतनी बात नहीं करते थे। वो उनका सबसे, क्योंकि सिलेक्शन तो मेरी होगी थी, क्योंकि आर्ट तो था मेरे पास, ये मुझे टैलेंट तो अल्लाह ने दिया हुआ था, मगर वो उनकी क्लास सब थी कि वो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे, यू हैव टू मेक ए डिसीजन, मैं तुझे एज ए कैप्टन तुझे बैक करूँगा, मुझे तुझसे ये बात करनी है। जो मेरा माइंड क्लियर हुआ शुरू में ही, जो अल्लाह का शुक्र मैं अदा करता हूँ, मेरा माइंड उन्होंने एज ए कैप्टन इसलिए क्लियर कर दिया था, आई एम हैविंग यू इन माई टीम, मेरी टीम में मुश्ताक तुम इसलिए खेल रहे हो कि तुमसे मुझे विकटें चाहिए, तुम कितने रन देते हो ये मुझे इशू नहीं है, ये प्रेशर मेरा ऑफ हो गया। अच्छा मुश्ताक भाई, ये कितनी अहम बात है कि आप बॉलिंग कर रहे हैं और उस टीम में वसीम भाई भी हैं, वकार भाई भी हैं, अब उनका प्रेशर भी है, वो सारे स्टार्स हैं और ऊपर से आप भी स्टार, तो इसका कितना फ़ायदा फिर लेग स्पिनर को मिलता है? देखें, ऐसे जो बड़े 2 नाम थे, 2 Ws जिसको कहते हैं, उनके एक साथ मैं खेल रहा हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती भी है। एट सेम टाइम मेरा जो करियर था उसमें मुझे 1-2 विकटें मिलती थी, तो आई यूज्ड टू थिंक कि माय जॉब इज़ डन, क्योंकि ये आके विकटें लेंगे। उनका माइंडसेट उन्होंने बनाया ऐसा दिया था, उनका क्रिज्मा ऐसा था, या उनकी टैलेंट ऐसा था। तो मैं ये आपके क्वेश्चन का जवाब इस तरह सेंस में दूंगा कि एक टाइम पे आया कि मैं लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच था, लंच से पहले मुझे जवेद मियांदाद साहब ने 9 ओवर का स्पेल करवाया, इनको रेस्ट दिया कि लंच के बाद आके इन्होंने बॉलिंग, उन 9 ओवरों में मैंने 32 रन दे के 3 विकेट ले ली। लैम, हिक और रॉबिन स्मिथ, उनके 3 जो मेन बैट्समैन थे उनको आउट किया। जब मैं वापस ड्रेसिंग रूम में आया, लंच किया, तो मैं सोच रहा था कि 50 आज पक्का, आज पूरे 5 विकेट मिलनी है, इन्होंने होंगे आज 5 विकेट मिलनी है। मगर हुआ क्या, जैसे ही लंच खत्म हुआ, मैं वॉक कर रहा था, अपने आप को वार्म अप कर रहा था, मेंटली तैयार हो रहा था कि उस एंड से मैंने बॉलिंग करनी है। तो आई रिमेंबर कि जवेद भाई की और वसीम भाई की कन्वर्सेशन आपस में हुई, तो उन्होंने कहा कि जी देखें, गेंद थोड़ा पुराना हो गया है, मुझे और वकार को वापस ले आएँ, रिवर्स स्विंग ताकि हो सके, मुश्ताक को थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे स्कोर थोड़ा सा पड़ जाए, तो मुझे आप बॉलिंग करवा दें, हम इनको जल्दी आउट कर देंगे। तो मेरा एकदम 3 विकेटों लेने के बावजूद कि मुझे थोड़ा सा ना बैकफुट पे जाना पड़ा, और फिर इन्होंने किया, इन्होंने फिर वो विकेटें ले ली थी। वो ये नहीं कि विकेटें नहीं लेते, हाँ जारी बात, वो मगर उस पूरे सिनारियो में लोगों को बहुत कम पता है, बहुत जो क्रिकेट को समझते हैं उनको जरूर पता है कि उनके होते हुए कोई भी बॉलर पाकिस्तान का अगर 100 विकेटें ले लेता था ना, उनके होते हुए, अगर किसी ने कैरियर में, जिस तरह तो बड़ी बात है, अल्लाह का शुक्र है मेरी 185 विकेटें हैं, तो वो वसीम और वकार के होते हुए 185 नहीं है, वो आप समझ लें 250 विकेटें हैं आप, क्योंकि वो आपको मौका ही नहीं देते थे, इतने बड़े प्लेयर थे वो। तो उसके बावजूद हम इसलिए जीत जाते थे कि हमारे पास 4 बॉलर ऐसे होते थे हमेशा, जो किसी भी टीम को किसी वक्त भी एक स्पेल में ख़त्म कर देते थे। हम चारों मैच विनर थे, तो अल्लाह का शुक्र है। उसके ये जो आपका क्वेश्चन है, उनके होते हुए एक तो अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस तो मेरी इतनी नहीं हुई, मगर हमारी टीम बहुत जीता करती थी। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री का नहीं पता, मुझे भी नहीं इस बात का पता, 92 में वकार भाई इंजर्ड थे, वर्ल्ड कप में नहीं खेल सके थे? नहीं, उधर गए थे, उधर जाके जब हमारा 1 महीना पहले चले गए थे हम, तो ट्रेनिंग शुरू चल रही थी, मैचेस शुरू हो गए, वार्म अप मैच खेल रहे थे, तो उनके बैक में स्ट्रेच फ्रैक्चर हो गया था उधर, तो वो इंजरी की वजह से वापस आ गए थे वहाँ से। हाँ, मतलब अब फ़र्ज़ करें कि उधर उस इतने बड़ी टीम में वकार भाई भी खेल रहे होते, उस कुदरत अगर मौका अता करती, तो वो देखें ना कि कितना बड़ा वो तारीखी इवेंट था जिसमें वकार साहब माइनस हो गए। हाँ, मुझे याद है कि जब हम वर्ल्ड कप 92 का जीत के आए, क्योंकि वकार उस वक्त बहुत हाइप क्रिएट हुई थी, वकार यूनुस की, यंग थे, पेस थी, रिवर्स स्विंग थी, पूरे वर्ल्ड कप में लोग उनको देखना चाह रहे थे। तो जब हम वर्ल्ड कप 92 का जीत के आए, तो मुझे याद है एयरपोर्ट पे वो हम सबको रिसीव करने आया था, ये उसका बड़ापन था, रिसीव करने आए और बहुत आंसुओं से रोए थे, और इतना रोए थे जैसे कोई इमोशनल बच्चा किसी चीज़ से, वो उनकी सबसे प्यारी चीज़ नहीं छीन जाती,
तो वकार यूनुस बहुत रोए उस दिन, मुझे आज भी याद है कि हम सब के गले मिल के हमें मुबारकबाद भी दी और इमोशनली इतने रोए। आप समझते हैं कि जो किरदार पाकिस्तान के लिए इमरान खान ने प्ले किया वही इंडिया के लिए धोनी अदा करते रहे और बड़े कंसिस्टेंट कप्तान रहे और वर्ल्ड कप भी इंडिया को जिताया उन्होंने। धोनी ने इंडिया की टीम को उठा के रखा है। इमरान भाई के बाद अगर आप उसकी कैप्टनसी को देखो, मैं इंग्लैंड की कोचिंग की है 6 साल जी। 3-3.5 महीने का टूर था इंडिया में। मैंने पूरे, क्योंकि हम दोनों टीमें ट्रैवल इकट्ठी करते थे जहाज़ में, तो मैं देखा करता था धोनी और हमारा कप्तान, उनका कप्तान धोनी और मैनेजर और कोचेज़ ये बिज़नेस क्लास में बैठते थे, बाकी सारे पीछे बैठते थे क्योंकि बिज़नेस क्लास छोटी थी लोकल फ़्लाइट्स में। तो धोनी कभी भी मैंने बिज़नेस क्लास में उसको साथ नहीं बैठे देखा अपनी बड़े प्लेयरों के साथ या अपनी मैनेजमेंट के साथ। वो हमेशा जाके छोटे प्लेयरों के साथ बैठता था और उनके साथ खाना खाता था। लंच में उनको उनके साथ करते देखता था, शाम को होटल में डिनर्स उनके साथ करते हुए देखा था, प्रैक्टिस में उनके साथ गप्पे लगाते हुए देख रहा था। तो उसने बड़ी अच्छे तरीके से इंडिया की टीम को बनाया है। उसने आहिस्ता आहिस्ता पहले गंगूली को परे किया, गौतम गंभीर को ले आया, फिर हरभजन को हल्का सा उसने परे करके अश्विन को ले आया, फिर उसने ओजा एक ऑफ स्पिनर लेफ्ट आर्म स्पिनर होता उसको परे करके उसने इसको जडेजा को ले आया, रायना को ले आया, विराट कोहली को ले आया। उसने स्लोली टीम को डेवलप किया। ये नहीं हो कि 3 लड़कों को परे किया, एक लड़के को लेके आता था, उसके ऊपर जैसे सचिन तेंदुलकर है उसके ऊपर उसने लेके आगे कोई बड़ा प्लेयर लेके आया जो अब आज खेल रहे हैं, ये जिस तरह ये रायना है, ये दूसरे हैं। तो ये उसकी पॉलिसी बड़ी तगड़ी थी और उसके मैनेजमेंट स्किल और उस ग्राउंड में आप देखें, ग्राउंड में वो उससे इतना, उसको इसीलिए कहते हैं कूल कैप्टन। वो इसलिए कूल कैप्टन था कि वो अपने प्लेयरों के ऊपर प्रेशर नहीं डेवलप होने देता था। तो मैंने 3.5 महीने में देखा उसको टीम को डेवलप होते हुए। तो अब अल्लाह का शुक्र है, जब भी मैं जाता हूँ कहीं पे भी मुझे कोचिंग का या मुझे टीम बनाने का मौका मिलता है, तो आई फील कि यू कैन डेवलप अ टीम बट यू हैव टू हैव अ गुड प्रोसेस टू डेवलपिंग अ टीम। ये बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसके साथ ये भी तो है ना कि उनकी मैनेजमेंट ने, उनके लोगों ने धोनी को जो है वो इतनी स्ट्रेंथ और इतनी पावर दी हुई थी कि वो उसे फिर प्रॉपर यूटिलाइज करते रहे। देखिए याद रखिएगा, जीत जो होती है ना, जीत बड़ी चीज़ों को छुपा देती है। इंडिया उस वक्त धोनी के कप्तानी में बहुत ज़्यादा इंडिया में खेला है। इंडिया की पिचों पे आके इंडिया को हराना कोई आसान नहीं होता था। 3-3 स्पिनर खेलते थे हम। इंग्लैंड ने पहली दफ़ा उनको हराया था और तब धोनी के ऊपर बहुत प्रेशर आया था मीडिया का। आप याद रखिएगा कि धोनी की जो सक्सेस है बाहर इतनी तगड़ी नहीं है, इंडिया में तगड़ी थी। मगर उस इंडिया में उसने क्या किया, उसने ये स्मार्ट खेली है गेम कि उसने प्लेयरों को, ऐसे प्लेयरों को ले आया जो ब्रॉड में जाके तगड़ा खेल सकते थे। जैसे उनके बैट्समैन विराट कोहली आया, शर्मा आया, ये इन लोगों को लेके आया जो ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज कर सकते थे। वो आस्ता आस्ता उसने फास्ट बॉलरों को लेके आया जो ऐसे फास्ट बॉल लेके आया जिनकी पेस 85 प्लस थी। मेरे कहने का मतलब है कि जीत जो होती है ना, जीत जो है ना, एज ए कैप्टन, आपके फैन, आपकी मीडिया, मैं जीत रहा हूँ, आप मुझे किस तरह क्रिटिसाइज कर सकते हैं? मैं जो मर्जी एक्सपेरिमेंट करूँ आप तो कहेंगे वाह वेल डन, क्या ज़बरदस्त मुश्ताक ने एक्सपेरिमेंट किया जी। मगर वो एक्सपेरिमेंट हमेशा याद रखना, वो एक्सपेरिमेंट करता था उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में, वहाँ जहाँ वो बहुत जीत रहा होता था। वो फिर करता एक्सपेरिमेंट क्या था, एक लड़के का एक्सपेरिमेंट करता था, 3 लड़कों का नहीं करता था। हम अक्सर ये मिस 3-3 का करना शुरू कर देते हैं। ये ठीक है। अच्छा, ऐसा होगा कभी पॉसिबल होगा कि हमारे पास ओपनिंग हो और वो कम से कम 2-2.5 साल तो कम से कम पता हो कि ये 2 प्लेयर ओपनिंग है? जैसे एक तासुर होता था कि सईद अनवर ने और आमिर सोहेल ने ओपनर आना है, तो इस तरह का कोई प्लानिंग इधर भी मौजूद है कि कोई कम से कम फिक्स कोई चीज़ तो फिक्स हो? यही तो बात है, हमारी प्रॉब्लम ये है, कंसिस्टेंसी नहीं है। और कंसिस्टेंसी होगी तो हम सब कुछ कामयाब होंगे ना। अब देखिए मेरी बात सुने, अमामुल हक है, फ़खर जमान है, शान मसूद है, बाबर आजम है, आबिद अली लड़का नया आया है, ये सारे बड़े अच्छे ओपनर हैं, इनका रोल डिफाइन कर दें। आखिरी मुश्ताक भाई, ईद के लिए हमारे देखने वालों को क्या पैगाम आपका? देखें, ईद की खुशियाँ इस कोरोना वायरस की वजह से लोग बड़े बेचारे अपसेट रहे हैं। अल्लाह इस वायरस को हमसे दूर रखे, इस आजमाइश से हमें कामयाबी दे। ईद की खुशियों में हमेशा अपनों को याद रखना चाहिए। मैं एक बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ, मुझे पता है कि मेरे बाप ने मेरे लिए ज़िंदगी में कितने सेक्रीफाइस किए हैं। अपने कपड़े नई ईद के ऊपर अपने कपड़े नए नहीं ख़रीदे, जूते नहीं ख़रीदे, ताकि मेरे बेटे को बैट मिल सके, मेरे बेटे को किताबें मिल सके, मेरे बेटे को मोबाइल मिल सके। मैं ये मैसेज आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ आज की यूथ को, कि अपने माँ बाप का ख्याल रखा करें खुशियों में। अपनी सेक्रीफाइस करते हैं वो अपनी ज़िंदगी को। कितनी माएँ होती हैं जो चूड़ियाँ नहीं ख़रीदती कि मेरी बेटियों की ईद अच्छी गुजरे। बाप कितने होते हैं वो नए कपड़े नई जूतियाँ नहीं लेते।
तो बीइंग ए क्रिकेटर मेरे साथ ये हुआ है, तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आप लोगों को कि अपने माँ बाप का ख्याल रखा करें, उनको कभी उनकी बेअदबी ना करना। ज़िंदगी में सबसे तेज़ तरीन तरीका बताता हूँ कामयाबी का, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना शुरू कर दो। अगर वो गलत भी हैं तो उनके सामने उफ तक ना किया करो। दुनिया में अल्लाह की ज़ात के सिवा आपको कोई तरक्की से नहीं रोक सकता। ये पैगाम है ईद की खुशियों में, अपनों को ना भूलें। कई सफ़ेद पोश आपके गरीब रिश्तेदार होते हैं जिनको आप थोड़ी सी खुशियाँ दे सकते हैं, नए कपड़े दे सकते हैं, नए जूते दे सकते हैं, उनका भी मान रख सकते हैं। अल्लाह को ऐसे ही लोग पसंद हैं और यही ईद की खुशियाँ हैं, यही मेरा पैगाम। बहुत शुक्रिया। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, हमारे साथ रहिए। इंसान का जो ख्वाब देखने का प्रोसेस है वो उसकी कामयाबी का सबसे अहम तरीन जीना गिना जाता है। और जो लोग, जो कौमें, जो कुनबे, जो अफराद, जो कबीले ख्वाब देखते रहते हैं वो फिर अपने ख्वाबों के साथ मुंसलिक भी रहते हैं और उनमें बेहतरी के लिए काविश भी करते रहते हैं। ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाते हैं जो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, जिन्होंने बहुत कम उम्र में पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया और यहाँ हालात ना होने के बावजूद भी वो अपने हाथ पे दीप जलाए रोशन किए हुए उसे खड़ी हैं कि कोई वक्त ऐसा आएगा जब सारे लोग जो है वो हॉकी को उसी तरह पजीराई देंगे जब कभी दिया करते थे, और हॉकी का रिवाइवल होगा और ख़ास तौर पर ख़वातीन टीम जो है वो भी कभी वर्ल्ड कप जीत कर पाकिस्तान वापस आएगी। अफशान जी से मिलवाते हैं आपको, हमारे साथ रहिए। अफशान जी, ये आप ख़ुद को बड़ा अंदर से मजबूत भी कई दफ़ा महसूस करती होंगी, कई दफ़ा शायद कमज़ोर भी पड़ जाती हों कि इन हालात में भी कोई बंदा चिराग लिए खड़ा हो और पूरी सोसाइटी को दावत दे रहा हो कि भाई आप इस पे भी तवज्जो दें, इस तरफ भी नज़र करम करें। और सारा साल मेरे ख्याल बहुत कम ख़वातीन में से आपका शुमार होगा कि जो सारा साल अपनी प्रैक्टिस जारी रखें हॉकी प्लेयर के तौर पे। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं कभी भी जो है वो जब भी कभी थोड़ा डाउन होने जा रही होती हूँ तो मुझे हमेशा भाई मोटिवेट करते हैं। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। जब मैं कभी सोच रही होती हूँ कि आज रहने देती हूँ, ग्राउंड नहीं जाती, तो मुझे आकर पूछते हैं आज ग्राउंड क्यों नहीं गई, चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। तो वो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्टिव हैं, हमेशा वो मुझे मोटिवेट करते हैं। आज मैं जो हूँ अपने भाइयों की वजह से, पेरेंट्स की वजह से हूँ। तो ये बड़ा मुश्किल था मरहला कि भाई तो क्रिकेट खेलते हैं, चलें समझ आती है, लोग क्रिकेट के लिए बड़े क्रेज़ी भी हैं। हम 92 में जो है वो चैम्पियन रहे, लेकिन उसके बाद ईद के इस खूबसूरत मौका पर मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूअर्स उदास हों और हॉकी की ज़ुबान हाली हम लेके बैठ जाएं। ये पूरा चैप्टर है और इस पर एक एपिसोड नहीं, कई हज़ार किस्तों की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। तो ये आप शौक़ डेवलप कैसे हुआ आपका हॉकी का? हॉकी का शौक़, क्योंकि मैं गोजरा से बिलोंग करती हूँ और भाई क्रिकेट में थे तो मुझे उनको देख के शौक़ होता था, जितनी वो मेहनत करते थे हमेशा, कि कितना अच्छा लगता है इस तरह से खेलना, भागना, एक्टिव रहना। तो उनको देख के शौक़ हुआ, तो फिर मैंने खेलना सोचा कि कुछ खेलूँ। और जब गोजरा से आपको पता है कि बाहर निकलो तो सिर्फ हॉकी नज़र आती है हर तरफ, तो फिर मैंने सोचा कि मैं हॉकी खेलूँ। अच्छी खासी हॉकी खेली जाती है। जी जी बिल्कुल, और में बहुत ट्रेंड है वहाँ। हाँ जी बिल्कुल, ये बात ठीक है। तो वहाँ तो आपके लिए कोई माहौल नहीं होगा गोजरा में? नहीं, गोजरा में हॉकी खेलने नहीं, बहुत सारी, अगर आप जूनियर टीम देख लें, सीनियर टीम देख लें, उसमें मोस्टली लड़कियां गोजरा की होती हैं। गोजरा में बहुत ज़्यादा हॉकी है, लड़कों में भी और लड़कियों में। इसकी क्या वजह है? मुझे नहीं पता, मैंने सुना है गोजरा को ओलंपिक विलेज कहते हैं और कहते हैं गोजरा हॉकी प्लेयर पैदा करता है। हाँ, उधर बहुत ये बात आपकी ठीक है, बहुत वो ट्रेंड सेटिंग। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि बाकी जो मामूल के दिन हैं, जिस तरह ये ईदों के दिन हैं, बाकी इससे अदर दैन हॉकी आप क्या ज़्यादा शौक़ से करती हैं? हॉबीज़ आपकी क्या हैं? मुझे डिफरेंट चीज़ें करने का बहुत शौक़ है। कुकिंग करने का शौक़ है, जो अक्सर चीज़ें ख़राब भी कर लेती हूँ लेकिन कभी कभी सही भी बना लेती हूँ। उसके अलावा किताबें पढ़ने का शौक़ है, मूवीज़ देखने का शौक़ है। फ्री टाइम में कोशिश करती हूँ भाइयों के साथ टाइम स्पेंड करूँ और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं मिलकर। हॉकी पे बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं, तो आपकी नज़र से भी कुछ गुजरी हैं? जी, मेरी नज़र से सारी मूवीज़ गुजरी हैं और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है हमारा नेशनल गेम है हॉकी और पाकिस्तान में कोई हॉकी पे मूवी नहीं बनी। अच्छा, दूसरा मौसीकी लाइक करती हैं, पसंद करती हैं? हाँ, मुझे पसंद है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम। जी बहुत कम। किसको सुनती हैं? अगर
राहत फ़तेह अली खान को, और आतिफ असलम को, और बस जैसे साहर अली बगा, उनके बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं, काफ़ी उनको भी सुनती हूँ। और कुछ अभी इतना याद नहीं आ रहा। तो इनमें कोई स्पेसिफिक कोई सॉन्ग इनका जो आप रेगुलर सुनती हो या रैंडम ही? या नहीं, रेगुलर कोई नहीं, रैंडम बस ऐसे जब ट्रेनिंग पे जा रही होती हूँ तो जाते हुए म्यूजिक वगैरह बस रूटीन में। आपकी हॉकी को लेकर, आपकी गेम को लेकर, वो स्पोर्ट तो करते ही हैं, लेकिन आप अभी बता रहे थे कि छत पे क्रिकेट खेलते हुए आपको आगे लगाया होता है और आप फील्डिंग कर रही होती। हाँ बिल्कुल, मैं जब भी पूछती हूँ मेरी बारी कब आएगी, कहते हैं फील्डिंग करो चुप करके, तो मैं हमेशा बॉल वगैरह इधर उधर किसी घर में चले जाओ तो मैं बॉल लेके आना होता है, मैं बस फील्डिंग करती हूँ। कीप ऑन फील्डिंग। जी। नहीं तो आप खुद क्रिकेट देखती हैं? मैं बहुत शौक से देखती हूँ, भाई खेल रहे होते हैं ना भी खेल रहे हों, लेकिन क्रिकेट मुझे देखने का बहुत शौक है। मैं नहीं तो पाकिस्तान कौमी टीम में कौन से प्लेयर्स आपको अच्छे लगते हैं? और इंटरनेशनल दुनिया में भी क्रिकेट के बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, कौन आपको बेहतर लगते हैं ज़रा? मुझे सबसे पहले अपने भाई सबसे अच्छे लगते हैं, उनकी बॉलिंग और उनका स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, और उसके बाद डेल स्टेन और शुएब अख्तर, बस और कोई नहीं। और पाकिस्तानी बैट्समैनों में कुछ माजी के लोग भी शामिल अगर आप कर लें जो इस वक्त शायद प्लेइंग 11 में ना हो? शुएब मलिक अच्छे लगते जी, शुएब मलिक। हैं? नहीं, आप मुझे ऑप्शन दे रहे हैं, मतलब मैं ज्यादा नाम लूं, मेरा ख्याल है कि काफी है। मैं इतना स्पेसिफिक बंदा कैसे हो सकता है कि सिर्फ मलिक की बैटिंग देखता हूं बाकी का बंद कर देता हूं? नहीं, देखने की जाहिर है, जो टीम होती है सबकी देखनी होती है, जब आप मैच देख रहे हो तो पॉइंट आप समझे, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि बंदा के टीवी बंद कर दो, मलिक साहब नहीं खेल रहे, मैं नहीं देख रही। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा मलिक साहब कई दफा नहीं भी होते, तो वैसे हाँ, उमर अकमल की बैटिंग अच्छी है। हाँ, उमर अच्छा खेलते हैं। और पेट्स रखने का शौक है? जी बिल्कुल है, मेरे पास बिल्ली है, जॉनी है उसका नाम। अच्छा, जॉनी। जी। तो जॉनी कितनी उम्र की हो गई, तो अंदाजा है? 3 years। 3 साल से जॉनी आपके पास? जी, मेरे पास है। तो इसके अलावा पेट्स में कुत्ते नहीं पसंद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुत्तों से डरती हैं? हाँ, मैं आधा घंटा अक्सर ट्रेनिंग पर जाती हूँ, मुझे कहीं रास्ते में नजर आ जाए तो मैं वहाँ पे खड़ी रहती हूँ, चाहे मैं लेट हो जाऊँ 1 घंटा, जब तक वो नहीं जाएगा मैं नहीं जाऊंगी। आप खड़ी रहेंगी? जी, मैं खड़ी हूँ। और सेशन ट्रेनिंग का लेट हो रहा है? हाँ, बस लेट हो जाए, चाहे कुछ ना कहे, सब लोग गुजरे हैं लेकिन मैं नहीं गुजरूंगी, मुझे बस हो जाएगा तो मैं जाऊंगी। नहीं, आपने अपने जो ड्रेसिंग रूम से वहाँ तक ग्राउंड में जाना है, रास्ते में कोई डॉगी मिल गया हाँ, तो बस मैं वहाँ पे खड़ी हूँ। आप खड़ी रहेंगी, वो मिस हो जाएगा मैच? बिल्कुल मिस हो जाएगा। कहने का ये मतलब। क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत ज़बरदस्त। नहीं तो अभी आपको लगता है कि ऐसा वक्त भी आएगा पाकिस्तान हॉकी टीम में होगा और हम खेल रहे होंगे, कभी आपको लगता है? क्योंकि इधर चीज़ें ट्रेंड से बदलती हैं आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल, मुझे पहले तो 50-50 था, मुझे 100% है, इंशाल्लाह अच्छा टाइम आएगा, जैसे खान साहब हैं, तो उनको लेके एक होप है कि स्पोर्ट्स में आप समझते कि उनकी वजह से स्पोर्ट्स में कोई रेवोल्यूशन भी आ सकता है। अच्छा, दूसरा, आप बेस्ट स्कोरर भी रही पाकिस्तान टीम की तरफ से, तो उस दौरान बड़ा आप प्राउड तो फील करते होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको मुसलसल जो चीज़ पिंच करती होगी वो यही कि यहाँ वो कल्चर नहीं बन सका, ये मुसलसल शायद पिंचिंग पॉइंट। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मुझे ये लगता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको अगर बच्चियां घर से बाहर निकलती हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, मेरे भाई बहुत सपोर्टिव हैं, इसी तरह से अगर आपको लग रहा है कि बच्चियां बाहर निकल रही हैं, उनमें टैलेंट है, तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, वो कुछ भी कर सकती हैं अगर वो अपनी मेहनत करें। जैसे बहुत सारे लड़कों के, बहुत सारी लड़कियों के ये मसले होते हैं स्पोर्ट्स में, मैंने अक्सर सुना है, हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, हमें ये चीज़ नहीं मिलती, हमें। आप मेहनत तो करो, अगर आप कुछ अचीव करोगे तो सब कुछ मिलेगा ना, आप वेट तो करो ना, अपनी मेहनत तो करो। मुझे अभी मैं तो हॉकी छोड़ दूँ ना इस तरह से, मैं रोज़ जाती हूँ, रोज़ ट्रेनिंग करती हूँ, मुझे ग्राउंड अवेलेबल नहीं होता, मैं लड़कों में ट्रेनिंग करती हूँ। तो आप लोगों को मेरा ख्याल है सबसे पहले आपका फोकस जो होना चाहिए वो हार्ड वर्क आपको करना चाहिए, उसके बाद आप जो भी है डिमांड जो है वो बाद में होती है। आप नहीं समझते कि आपके घर का माहौल और जितने अच्छे और आपको समझने वाले भाई अल्लाह ने आपको अता किए हैं वो बाकी घरों में बड़ा मुश्किल है इस तरह का कल्चर डेवलप करना? जी बिल्कुल, खासतौर पे बेटियों के लिए लाइन लगा देते हैं, तू बाहर निकल के देख, खुदा, इस तरह की बात है। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है। मैं वही, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ भाइयों को लेके कि देखने वालों को, बाकी सबको ये पता चले कि जो लड़कियाँ होती हैं, जो बहनें होती हैं, उनको आप जितना सपोर्ट करोगे वो उतना प्राउड फील करेंगी। किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, फैमिली आपके साथ हो, आपके भाई आपके साथ हो, वो एक दीवार की तरह आपके साथ खड़े होते हैं। मुझे जब भी लाइफ में कहीं भी मैंने स्ट्रगल किया है, मुझे हमेशा फील हुआ है कि मेरे भाई मेरे साथ हैं, मेरे पीछे खड़े हैं। अभी मैं आते हुए इंग्लैंड खेलने गई भी थी, दोहा एयरपोर्ट पे स्टक हो गई, जिस तरह से भाई कोशिश कर रहे थे जल्दी आ जाओ, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मैं कहती हूँ कि मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है कि मेरे भाई इतने सपोर्टिव हैं।
अच्छा, तो अभी आपके जो एक तो अच्छा हॉकी प्लेयर बनना, वर्ल्ड कप खेलना आपका ख्वाब है, और क्या आप ख्वाब देखती हैं, क्या सोचती रहती हैं जब भी आप को थोड़ा आपको फ्री टाइम मिले, आपकी ट्रेनिंग भी ना चल रही हो और आप थोड़ा रिलैक्स हों, तो क्या आप देखती हैं, क्या सोचती हैं और किन चीज़ों पे आपका फोकस है? नहीं, मैं इतना सोचती नहीं हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, करती रहूँ कुछ ना कुछ। इतना सोचने का टाइम ना मिले, जब सोचने बैठे हैं तो कुछ भी सोच सकता है बंदा, तो सोचने से अच्छा है कुछ कर लो आप। तो मैं इसलिए आप फ्री ज़्यादा टाइम प्रैक्टिकल हैं? जी जी, मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ। हालांकि बहुत सारी लेडीज़ में ये, लड़कों में भी होता है कि वो तख़य्युलाती ज़्यादा होते हैं, मेल भी फीमेल्स भी, जी जी और प्रैक्टिकल कम होते हैं। तो आप प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा रखती जी हैं? जी, मैं प्रैक्टिकल और तख़य्युलाती आप कम रहती हैं? जी मैं कर अच्छा, गोजरा में कोई बेस्ट फ्रेंड्स आपकी? जी, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं गोजरा में, और बेस्ट फ्रेंड है वहाँ पे एक इकरा। अच्छा, जी तो इकरा हॉकी खेलती जी, हैं? वो भी हॉकी खेलती हैं, मैंने और उसने साथ में स्टार्ट किया था। तो अभी इकरा हॉकी टीम में ही है पाकिस्तान? जी, वो भी टीम में है। ओके, तो क्या मैसेज आप इकरा को देंगी? इकरा के लिए मेरा कोई ख़ास मैसेज नहीं है, उसको खुद ही सारी चीज़ों का पता है। आज ज़ाहिर है ईद है, तो ईद पे ज़्यादा कोशिश होती है कि फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजरे, और ये भी बहुत बड़ी बात है कि फैमिली के साथ हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मैं ऑस्ट्रेलिया थी, उससे पहले एक बार इंडिया थी। घर वालों के साथ कभी भाई नहीं होते, कभी मैं नहीं होती, तो ये बहुत बड़ी बात है कि घर वालों के साथ टाइम गुजरा है। ठीक, तो आप जाहिर बात है पॉपुलर फेस हैं, पाकिस्तान को प्रेजेंट करती हैं, तो कभी कोई फिल्म ऑफर नहीं हुई, कोई ड्रामा ऑफर नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे वैसे शौक है, मॉडलिंग का शौक था, लेकिन काफ़ी जब भी शो में जाती हूँ सब कहते हैं मॉडलिंग करो, और लेकिन नहीं। तो अगर आपको कोई ऑफर करे इस तरह, तो आप सोच सकती हैं उस पर? हाँ, मैं ज़रूर। और एक्टिंग की तरफ भी जा सकती हैं? जी जी बिल्कुल। और साथ हॉकी तो आपकी जाहिर बात ज़ाहिर है हॉकी तो वो है तो ना। कंटिन्यू रहेगी। जी। अच्छा, ईद पे जो आपकी डिशेस वगैरह पकती हैं या घर में पकवान वगैरह पकते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आपकी जिनकी आप शौकीन हैं, या ये बस जो पक जाए खैर है? ईद पे तो आपको पता है सवैयाँ, और सुबह सबसे पहले अम्मा की हाथ की बनी हुई सवैयाँ खाना जो है वो सबसे अच्छा लगता है हमेशा से। और उसके बाद कुछ भी बिरयानी, जैसे बिरयानी बन जाए, और साथ में बाकी और सारी चीज़ें जो भी खाने में होती हैं, लेकिन सबसे पहले जो सबसे अहम चीज़ होती है वो सवैयाँ होती हैं ईद पे। बहुत फूडी हैं या बस नॉर्मल सही? नहीं, नॉर्मल नहीं हूँ, बहुत फूडी हूँ, बहुत जो है वो ज़्यादा फास्ट फूड खाती रहती हूँ। मुझे सब ये कहते हैं, घर में भी सब लोग कहते हैं कि मोटी क्यों नहीं होती, तो मैं उनसे कहती हूँ कि जाके मेरे ग्राउंड में ट्रेनिंग करके देखो, आप लोगों को पता चले क्यों नहीं होती। तो खाने की मैं काफ़ी शौकीन। कितने घंटे आपकी ट्रेनिंग चलती है जब आप ग्राउंड में चले जाती हैं? ट्रेनिंग मैं घर से जैसे 3 बजे जाती हूँ, और जिम जाती हूँ पहले 1-1.5 घंटा जिम करती हूँ। जिम से फिर मैं वॉक करके ग्राउंड जाती हूँ, पास हैं, तो ग्राउंड में 2 घंटे पहले 1 घंटा ट्रेनिंग करनी होती है, फिर लड़के आ जाते हैं, फिर उनके साथ मैच होता है, तो फिर मैच खेलती हूँ 1 घंटे का। तो अभी किस पोजीशन पे आप खेलती हैं? जब स्ट्राइकर ही खेलती हैं जी लड़कों मैं के साथ? स्ट्राइकर हूँ। मतलब आप अपनी पोजीशन जी पे? जी, मैं अपनी पोजीशन पे खेलती। अच्छा, और इसका मतलब है कि इतनी ज़्यादा हार्डवर्क के बाद आप फास्ट फूड खाएं, जो मर्जी खाएं, तो वो बंदा फैट तो गेन नहीं कर सकता? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। बड़ा मुश्किल है। जी। तो मुझे अब आखिरी सवाल आपसे ये पूछना है कि अभी भी आप होपफुल हैं कि आने वाले दिन जो हैं वो हॉकी को लेकर यहाँ इसका मुस्तकबिल ताबनाक होगा, और ये चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगी? जी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है, जैसे मैंने आपको बताया, खान साहब को लेके बहुत होप है कि इंशाल्लाह आने वाला टाइम पाकिस्तान के लिए, और स्पेशली पाकिस्तान हॉकी के लिए अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। गुफ्तगू आप सुन रहे थे जी, गोजरा से लोग, और कितनी ज़रखेज़ बेटी है, वहाँ से कौम की बेटियाँ जो हैं वो लाहौर पहुँचकर फिर इंटरनेशनल दुनिया में तहलका मचाती हैं। काश के इन सब बेटियों को इनका मुतल्लिका फ़ोरम मिले, मज़ीद बेहतरी आए, ताकि ये और अच्छे तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कोई सोच सकता है कि रवायात को तोड़कर भी कुछ लोग जो हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो ना सिर्फ उनकी मिसाल दी जाती है, बल्कि ट्रेंड सेटर हो जाते हैं, और फिर कौमी लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले होते हैं। और अगर इन लोगों का शुमार और इनके शुमार करते हुए ये सेहरा बेटियों के सर सजना शुरू हो जाए, तो कितनी बड़ी रहमत है। हमारे मुआशरे ने
बहुत सारी जगहों से बेटियों को पीछे हटा लिया, बैक फुट पे ले गए कि नहीं बेटी तुम ये नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती। कितने ब्रेव वालिदैन हैं, कितने बड़े लोग हैं जो अपनी बेटियों को वो करने देते हैं जो उनमें करने की सलाहियत होती है, और तब जाकर कौम का और मुल्क का वो नाम रोशन भी करती हैं, और जो वालिदैन ने उनके लिए सोचा होता है उन ख्वाबों को भी पूरा करती हैं। आज की नशिस्त जो है उन ख्वाब देखने वाली बेटियों के नाम, जो फ़ख्र से अपने वालिदैन का भी और अपने मुल्क का नाम भी फ़ख्र से बुलंद कर देती हैं। मेरे साथ साइमा जी मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। साइमा जी, एक लड़की हो के और वेट लिफ्टर और फिर इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन करना, तो रेजिस्टेंस नहीं किसी जगह पे आई? मतलब मोस्टली लोग जो हैं वो बच्चियों को कहाँ अलाउ करते हैं कि वो इस तरह के काम इस माशरे में जहाँ हम रहते हैं वहाँ कर सकें? बड़ा मुश्किल है। थैंक यू, आपने सवाल मुझसे पूछा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मेरी एक फैमिली गेम है। वेट लिफ्टिंग मेरी फैमिली गेम है, तो इस गेम को लेकर चलना मेरी ख्वाहिश है बहुत आगे तक। और अगर लड़कियों को यानी कि माशरा जो है वो कहते हैं जी लड़की आगे क्यों जा रही है, और स्पेशली जो उनके घर वाले स्पोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ मेरी जो स्पोर्ट है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट जो है मेरी वो फैमिली है। और शादी के बाद जो है ये मैंने गेम स्टार्ट की है, तो स्पेशली जो मेरे हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा मुझे लुक आफ्टर करते हैं, और मेरी फैमिली जो है वो उससे भी ज़्यादा मुझे लुक आफ्टर करती है। शादी से पहले तय हुआ था कि आप शादी के बाद भी ये गेम जारी रखेंगे? नहीं, एक्चुअली ये आपकी मोहब्बत की शादी है या घर वालों की पसंद से हुई है? ये एक्चुअली दोनों की रजामंदी से हुई है। मेरी फिर कज़न तो तय हुआ होगा कि मैं गेम कंटिन्यू रखूंगी। जी नहीं, एक्चुअली ये था कि मेरी शादी के 1 साल बाद जो है वो 2013 में जो है वेट लिफ्टिंग स्टार्ट हुई। तो देन हम लोग, वैसे मेरी कराची में शादी हुई थी, तो हस्बैंड की जॉब ट्रांसफ़र होगी लाहौर में, तो हम लोग को यहाँ आना पड़ा। तो रिसेंटली फिर जब मैं आई हूँ, जैसे ही आई हूँ मैं, तो मुझे पता चला वुमेन वेट लिफ्टिंग जो है नेशनल हो रही है पाकिस्तान में ना, फर्स्ट टाइम। तो जाहिर से मेरी फैमिली गेम थी वो। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा क्या मैं वेट लिफ्टिंग कर सकती हूँ? उन्होंने कहा यस, अगर आप सारा कुछ मैनेज कर सकती हैं तो आप कर सकती हैं, मैं आपके साथ हूँ। तो तकरीबन 10 दिन थे नेशनल में जब मैंने यानी कि ट्रेनिंग स्टार्ट करी, और फिर मैंने ट्रेनिंग के साथ साथ जो है लाइक अपने ये नहीं, मैं जैसे आपको बताया मेरी फैमिली गेम है, तो पाकिस्तान रेलवे स्टेडियम में जो हूँ मैं ट्रेनिंग करती हूँ। वहाँ पर जो मेरे चाचू जो थे वो मैं वहाँ के कोच थे रेलवे के, तो उन्होंने मुझसे बोला कि क्या तुम करोगी? मैंने कहा जी मैं करूँगी। और उसके एंड 10 दिन बाद जो था वो वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने गोल्ड ले लिया। फिर इसी तरह मेरा जो शौक था वो बढ़ता गया। मैंने कहा नहीं, अब मुझे वेट लिफ्टिंग जो है ना वो आगे लेके चलनी है। तो उस दौरान आप मेहनत जब करते रहे तो घर में भी काम सारे करने और वो भी करना? जी बिल्कुल। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम होता था, क्योंकि अभी जो थे वो बहुत छोटे से थे। तो फिर जो था, मैं जब ट्रेनिंग सेशन लेने जाना होता था, तो फिर जाहिर सी बात है, मैंने जैसे बताया कि फैमिली सपोर्ट, तो मैं अम्मी के पास अबीर को छोड़ देती थी। और फिर इसी तरह जो हस्बैंड थे वो मुझे पिक एंड ड्रॉप का जो है वो अबीर अब कितनी देर के हो गए? माशाल्लाह वो 7 साल के हो गए, और वेट लिफ्टिंग भी हमारी 7 साल हो गई है। अब ये फैमिली गेम उनकी तरफ मुंतकिल हो जी गई। बिल्कुल। अभी रिसेंटली अभी जो रोजों में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, तो आपने अपने हस्बैंड को नहीं समझाया कि आप छोड़े सारे काम, मैं आपको ये सिखाती हूँ, आप ये करें? अभी ये जो ये कोरोना की वजह से हम लोग घर में जो थे ट्रेनिंग ले रहे थे हम लोग, क्योंकि मैंने अपने घर में ही सेशन जो किया हुआ था ट्रेनिंग का, क्योंकि जिम और सब हेल्थ क्लब वगैरह सब बंद हैं। तो इसी तरह जो थे अबीर जो है वो मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके साथ साथ जो थे मैंने अपने हस्बैंड को भी लगाया था। मैंने कहा नहीं आप भी ट्रेनिंग करें, घर में फालतू बैठने से तो अच्छा है ट्रेनिंग करें, फैट चढ़ जाएगा बेफजूल में। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जहाँ आप रहती हैं इर्द गिर्द के लोगों को पता है कि यहाँ एक बहुत बड़ी हस्ती रहती हैं जिनका आप हैं जो, और उनको आपकी अंदाज़ा है कि इंटरनेशनल लेवल पे आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया? यू नो वेट लिफ्टिंग जो है, वेट लिफ्टिंग कितने ही लोगों को पता ही नहीं कि वेट लिफ्टिंग है क्या। सीरियसली किसी को नहीं पता वेट लिफ्टिंग है क्या। अगर मैं बताती हूँ कि आप यार क्या ट्रेनिंग कर रही हैं, आप जाती हैं, बैग उठाया हुआ था आपने और आप वेट लिफ्टिंग क्या करने जाती हैं बैग उठा के, तो मैं उनको बोलती हूँ मैं वेट लिफ्टिंग करने जाती हूँ। तो आगे पूछते हैं वेट लिफ्टिंग है क्या,
कुड़ियों की होती हाँ है। वो क्या होता है, और फिर जब मैं उनको बताती हूँ कि मैं यूँ वेट उठाती हूँ तो वो एकदम से उनका मुंह खुल जाता है, क्या तुम वेट उठाती हो, तुम इतनी स्लिम सी हो तो आप वेट उठा लेती हो और कैसे कर लेती हो ये सब कुछ। फिर मैं उनको बताती हूँ कि वेट उठाना इट्स लाइक टेक्निक, तो ये टेक्निक का काम होता है, लाइक टेक्निक और स्टाइल। जोर से ताल्लुक इतना नहीं जितना जी, टेक्निक के ऊपर है। तो टेक्निक आपकी अच्छी होगी, आपकी हालत अच्छी होगी, आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होगी, जिससे आपका जो वेट है वो आपको यानी कि ऊपर आप लेके जा सकते हैं। अभी तो लाहौर में लड़कियों से आप बात करें, लड़कों से बात करें, वो तो सारे प्रोटीन डाइट पे हैं। बिल्कुल। और बुरा ही हाल है, वबा फैली हुई है कि भाई हमने अपने वजन कैसे कम करने हैं, हसीन कैसे नजर आना है, खूबसूरत कैसे नजर आना है। तो बेसिकली बेस्ट तरीका क्या है कि अगर कोई बॉडी है वो फैट गेन कर रही है तो बेस्ट क्या तरीका है आपके ख्याल से? फर्स्ट ऑफ ऑल कि अभी लोग घरों में अपने ठीक है ओवर डाइट फटीक्स ले रहे हैं, फैट इतना ले रहे हैं, प्रोटीन इतनी ले रहे हैं, और प्लस के जाहिर सी बात है अपने घरों में बैठे हुए, कोई ऑफिस वर्क नहीं है जिसकी वजह से वो लोग जी फटीक का शिकार हो, तो लाइक उनकी बॉडी जो है वो शेप में हो कुछ ऐसी। तो मेरा ये कहना है कि आप जो है बैलेंस डाइट लें और एक्सरसाइज जो हो सके आप घर में वो आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, जिससे आपका लाइक स्टेमिना अच्छा रहे, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी रहे, जिससे आप लाइक बाद में भी जो है आपको इतना फटीक का सामना ना करना पड़े। नहीं वो तो बड़ा टफ है। तो इसमें आप जब आपके सेशन चल रहे हो और फिर भी आप आम लाइफ में बाहर से बहुत खाना पसंद करती हैं या घर में नॉर्मल सादा ग़िज़ाई खाती हैं या बाहर से बिरयानियाँ चल रही होती हैं, चरखे चल रहे होते हैं? और जिस एरिया में हम बैठे हैं जहाँ आप रहती हैं ये तो वैसे फूडी इलाका है बड़ा, अच्छी मिठाइयाँ भी इधर अवेलेबल है पास ही, मीठा भी बहुत शौक से खाती हैं या बस सारा कुछ वक्फ कर रखा है गेम के चक्कर में? नहीं ऐसा नहीं है। हाँ जब मैं यानी कि ये सब चीज़ें जो है मैं छोड़ देती हूँ, फैटी लाइक मिल्की प्रोडक्ट्स और बर्गर पिज़्ज़ा ये सब चीज़ें छोड़ देती हूँ जब मेरी ट्रेनिंग सेशन होता है, जब कंपटीशन आने वाला होता है, हमें पता चल रहा होता है। क्योंकि अच्छा हम लोग जब अपनी डाइट ले रहे होते हैं, ट्रेनिंग सेशन ले रहे होते हैं, तो उसके साथ हम लोग की विटामिन यानी कि विटामिन प्रोटीन वगैरह हम लोग उसमें ले रहे होते हैं साथ साथ, तो उसका भी बैलेंस हम लोग करके चलते हैं साथ में। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ जो होती है ना नॉट ईजी, तो जो आप जैसे आप पूछें ना लाइक आप लोग बाहर से चीज़ें खाते हैं, ऑफकोर्स किसका दिल नहीं करता खाने का, तो जाहिर सी बात है कुछ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। अभी ट्रेंड है कि मॉड स्क्वाड जो लोग हैं जिम जब वो चले जाते हैं, जिम जाते हैं, मैक्सिमम ट्रेडमिल कर ली, वहाँ से वापस आ गए, कार्डियो के कुछ स्टेप्स वगैरह कर लिए, तो ये सफिशेंट है, काफ़ी है ये चीज़ें? या आप समझती हैं कि बहुत सारी बेसिक्स जो है जैसे आप बता रही थी कि बैग उठा के जा रही होती हैं लड़कियां, तो मैं पूछती हूँ कहाँ जा रही हैं, तो मेरे जवाब नहीं दे पाती सवालों का, तो क्या उन्हें फिर करना क्या चाहिए? अच्छा अगर मेरी प्रोफेशनल के हवाले से आप कह रहे हैं तो ओवरऑल एक आम लोगों की रिक्वायरमेंट, जैसे लोग जाते हैं वहाँ पर, लड़कियाँ जाती हैं, लड़के जाते हैं, तो डिपेंड करता है उनका कोच उनको ट्रेन जो कर रहा होता है वो किस किस्म का उनको ट्रेन कर रहा है। लाइक ये नहीं कि आप जा रहे हैं अपनी मर्जी से जाके आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपकी बॉडी के लिए कौन सी ट्रेनिंग अच्छी है कौन सी नहीं है, कौन सी डाइट अच्छी है कौन सी नहीं है। ये बेसिकली होता है जो ट्रेनर होता है उसका काम होता है अपने स्टूडेंट को समझाना और बेसिक उसको सारी चीज़ों को बताना कि आपके लिए ये सही है, ये चीज़ें सही है, आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको ये मशीनरी यूज़ करनी चाहिए। तो डिपेंड ऑन योर कोच, ये जो ट्रेनर होता है। दूसरा जो लोग प्रोटीन पे चले गए हैं, रोटी छोड़ बैठे हैं और चावल छोड़ बैठे हैं, स्किन में ग्लो नहीं है, ये आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी इसका आप इशारा दे रही थी इस बात, वो ग्लो के लिए फिर वो लोग क्या करें? अच्छा जस्ट प्रोटीन, जैसे आप कह रहे हैं कि प्रोटीन यूज़, अब प्रोटीन किस किस्म की यूज़ कर रहे हैं वो आप यानी कि मेडिसिन थ्रू प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं, लाइक आप अपनी डाइट में प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं, अब वे प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं, वो किस किस्म की प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं? कर लें कि वो आप डाइट प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं, अच्छा लाइक सब्जियां हैं, जिसमें फल हैं, जिसमें मीट है, जिसमें अंडे की सफ़ेदियाँ शामिल हैं, वो लोग क्या करें? अच्छा जैसे वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, वेजिटेबल्स और लाइक आप अंडा जो है उसकी सफ़ेदी यूज़ करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पर क्या है कि आप सिर्फ ये यूज़ कर रहे हैं, अपना स्टमक जो है वो खाली रखते हैं, जब आपको भूख लगती है आप कुछ नहीं खा रहे होते हैं, तो जस्ट आप ये रोटी भी छोड़ दिया आपने, तो ये अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। वो फिर वो ये आ गया कि कॉम्बिनेशन लाइक डाइट और कॉम्बिनेशन योर ट्रेनिंग, इन चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसके साथ ये तबका जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ ये कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहा, हाँ, ये इसी डाइट से वजन कम तो कर फिर रहा तो है। लाइक उनकी तो स्किन तो वैसे ही नीचे आ जाएगी और वो वैसे ही लाइक वो बीमार लगेंगे कि कुछ नहीं क्या खा रहे। करें फिर वो इंटेक में क्या लें?
या क्या ऐड करें कि वो आप कहते कम से कम बीमार तो ना लगे? प्रोटीन, जैसे आप कह रहे हैं सिर्फ प्रोटीन जो है वो यूज़ करें, तो एक तो पहले जो है आप अगर ट्रेनर, आप यानी कि आप खुद ही अपने ट्रेनर बने पड़े घर में, तो आप किसी अच्छे जाके किसी ट्रेनर से, अगर आप सबसे पहले तो लाइक ट्रेनिंग करें, ठीक है, ट्रेनिंग पे जाएं, आप किसी अच्छे सेशन में पार्टिसिपेट करें जाके। आसपास सब जो होते हैं वो जिम बने हुए हैं हर जगह पे, तो फिर अपने जो अच्छा ट्रेनर है उससे डिस्कस करें, अपनी बॉडी के हवाले से डिस्कस करें, और कि मैं क्या यूज़ करती हूँ और मेरी बॉडी में इतना फ़ैट है, यहाँ फ़ैट है, तो वो आपको उस तरह की ट्रेनिंग बताएंगे, आपको आपकी प्रोटीन बताएंगे, कितने लेवल की प्रोटीन आपकी बॉडी में जानी चाहिए और कितनी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो होते हैं ना लोग फैटी होते हैं पहले से, उनके अंदर तो प्रोटीन पहले से ही होती है, तो उनको प्रोटीन जो है वो अपनी कम भी करनी पड़ती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको प्रोटीन भी नहीं पड़ती है। ये असेसमेंट है, पहले असेसमेंट करवानी पड़ती है, फिर आप तजुर्बा करें। जी बिल्कुल। आप साइमा जी क्या ईद का क्या मैसेज देंगी, और ईदें मोस्टली घर में सादगी से गुजारती हैं? नहीं जी, एक्चुअली ईद जो होती है, वैसे तो मैं इन लॉज जो है वो मेरे कराची में है, वरना ससुराल में तो आपको पता है बड़ा वो शोर शराबा होता है, दावतें वगैरह होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं लाहौर में हूँ, लाहौर में मेरी अम्मी है यहाँ पर, तो मोस्टली जो होता है हम लोग ईद जो होते हैं, पहले मैं अम्मी को दावत दे देती हूँ घर में फर्स्ट डे, सेकंड डे जो होता है वो फिर मैं अम्मी की तरफ जाती हूँ दावत पे, फिर अबीर को जो है बेटे को मैं लेकर कहीं बाहर हम लोग घूमने चले जाते हैं, बस ऐसे ही हम लोग की ईद गुजर जाती है। तो अपने देखने वालों को, जितने भी आपके दोस्त हैं, आपसे ताल्लुक़ रखने वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपका बेटा है, तो क्या मैसेज आप ईद पे देना चाहेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो जो हमारे मुल्क की सिचुएशन चल रही है इस हवाले से, जो आप अपने घरों में रहिए, घरों में एंजॉय करें, ईद त्यौहार जो है सेलिब्रेट घरों में करें अपने, और काइंडली घरों से बाहर मत निकलें, और अपना घर में ही ईद का सिचुएशन बना लें, घर में ही ईद वो लाइक सेलिब्रेट करें, सारी चीज़ें करें। तो बस यही कहना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका।